मैं डॉक्टर महेंद्र दैवले के.एम. अग्रवाल कला वाणिज्य और विज्ञान महाविद्यालय में बीतो 20 साल से सहायक प्राध्यापक के रूप में वनस्पति शास्त्र इस विषय में मैं अध्ययन और अध्यापन का काम करता हूं। आज आपसे कुछ बातें करने का मौका, कुछ हितगुज करने का मौका महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से प्राप्त हुआ है। 75 साल 75 व्याख्यान स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट होने जा रहा है। ऐसे मौके पर मेरे सभी साथियों को मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। आज मैं मेरी बात विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व्यक्तित्व कर्तृत्व इस विषय पर मेरा विवेचन देने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के बारे में ये बातें करना, उनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व की बातें करना, ये हिमालय के चोटी पर चढ़ जाना ऐसा होगा, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो अपने जीवन में कार्य किए, ऐसे कार्य आने वाले 100 पीढ़ियों में कोई नहीं कर पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में जो विद्वानों ने अपनी बात रखी, वो ऐसी है, उस गाथा के माध्यम से उनको नमन किया गया। मैं भी इस गाथा के माध्यम से उनको नमन करता हूँ। सकल विद्यं विदुरयानं देवरूपं सुजीव निबल चक्षु गवीर घोषं गौर्णवर्णं सुकाय अभय चित्तं निभय कामं सुरत धम्मं सुपेम विरत रज्जं सुजननेतं भीमरावं सरामि भीमरावं सरामि भीमरावं सरामि। सर्वोत्तम विद्या संपन्न, तीक्ष्ण बुद्धि संपन्न, दिव्य रूप संपन्न, प्रभावशाली ध्वनि संपन्न, गौरवर्ण शरीर संपन्न ऐसे महापुरुष को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जो अपने शौर्य से आसमान को छूने की तमन्ना रखता हो, जो अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव से सक्सेस उनकी पांव छूती है, ऐसे महामानव 4-5 पीढ़ियों के बाद जन्म लेते हैं। जो तेज शौर्य और बुद्धि उनके अंदर रोम रोम में उनके अंदर दिखाई देती है, ऐसे क्वचित महामानव में ऐसे दूसरे क्वचित महामानव में दिखाई देती है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ये आजन्म विद्यार्थी रहे हैं। केवल बहुजनों के उद्यान की बात नहीं करते हैं, बहुजन की उद्यान की बात न करते हुए भी वो मानव हित के लिए समूची अपना जीवन समर्पित करते दिखाई देते हैं। सालों साल मुंबई के जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की जो चाल है, उस ट्रस्ट की चाल में रहते हुए उन दिनों ऊंच नीच की कुप्रथा का सामना करते हुए केवल 3.5 साल में एमए पीएचडी की उपाधि कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क से उन्होंने हासिल की।
एमएससी और डीएससी केवल 1 साल 10 महीना में प्राप्त करने वाले समूचे इतिहास में वो नंबर 1 विद्यार्थी रहे हैं। ये भारत की शान ऊंची करने वाली एकमात्र बात लगती है। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम द 2 मास्टर्स एंड बैरट लॉ, he had 4 doctorate degree, plus he knew several European languages including Sanskrit. He also wrote the Pali language dictionary and was the first person from South Asia to have been conferred a degree of science in the subject of economics. Dr. Ambedkar was only 24-year-old when he wrote this paper, Caste in India, Their Mechanism, Genesis and the Development. In his paper, he challenged many established scholars who already written on the caste. If you see the significant contribution of Dr. Babasaheb Ambedkar with reference to the education, we find that Dr. Ambedkar's education history, starting with the elementary education, it is almost impossible to state this extraordinary vast education experiences. No wonder he is also popularly known as the symbol of knowledge. उनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। If you see the historical background of their education, we find that उन्होंने अपना प्राइमरी एजुकेशन एलिमेंट्री स्कूल में 1902 में सातारा में उन्होंने हासिल की। उसके बाद मैट्रिकुलेशन करने एल्फिंस्टन हाई स्कूल बॉम्बे आए हैं। इस स्कूल में उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज और पारसी लैंग्वेज की पढ़ाई की। वो 1907 में इसी स्कूल में 1909 में वो एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे में उन्होंने अपना नाम दाखिल किया। उसमें वो पर्शियन एंड इंग्लिश लैंग्वेज की भी उन्होंने पढ़ाई की। इन द ईयर 1930 वी फाइंड दैट एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, he studied the graduate degree in the subject of economics and political science. In the year 1950, he took the major subject as economics with the sociology, history, philosophy, anthropology and politics. In the year 1917, we find that Columbia University confer a degree of doctorate. In the year 1921, we find that London School of Economics, London, he wrote a thesis for the MSc degree, and the title of this thesis is that Provincial Decentralization of Empirical Finance in the British India. उन्होंने बैरिस्टर एंड लॉ 1920 में ग्रे इन लंदन में उन्होंने हासिल की है। उसके बाद हम लोग देखते हैं उन्होंने अपना कुछ समय इकोनॉमिक्स के बारे में रीडिंग के लिए उन्होंने बिताया। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन इन जर्मनी। 1923 में उन्होंने डीएससी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से हासिल की। बीएससी लेते समय उनका थीसिस था द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, एंड दिस थीसिस इज
widely accepted for the degree in the subject of economics. Also, on the basis of this degree, on the basis of this thesis, in our India, Government of India established one of the premier banking institution, that is the Reserve Bank of India. In the year 1952, he had completed LLD degree from the Columbia University, New York. For his achievements, leadership for his achievements, he got the opportunity to write the Constitution of India. उसके बाद हमको दिखाई देता है 12 जनवरी 1953 में डिलीट ओस्मानिया यूनिवर्सिटी से उनको नवाजा गया एट द टाइम ऑफ भारत का संविधान लिखते समय. So I thought he was the great philosopher, he was the great writer, he was the great jurist, he was the great economics, born in India and schooled under heavy hardship, BA of the University of Bombay at the age of 20. He graduated students in the University of Bombay, receiving the doctorate in the political science. Subsequently, students of the Inns of Court, University of London, obtaining a degree in economics. And past 3 decades, he was the only one barrister. He was the university professor. He was the member of Legislative Council as a framer of Indian Constitution. He was the member of Cabinet, Council of the State, one of the India's great leading citizen. He was the great social reformers and vibrant upholder of the human rights. He was the greatest emancipator of the Indian people. सो ऐसे डॉक्टर बाबा साहब के बारे में, उनके सम्मान में डिग्रियां, उनके सम्मान में आज भारतवर्ष समुची खड़ा हुआ है. बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है उस दिनों जो चलती आ रही है ऊंच नीच की कुप्रथाएं, ऊंच कूच प्रथाओं ने बाबा साहब को थोड़ा सा साइड में करने की कोशिश इस रूलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होती हुई दिखाई देती है. इसके उदाहरण के तौर पे मैं अपनी बात को जस्टिफाई करना चाहूँगा. MA, MSc, PhD, DSc, DLED, LLD, बार एट लॉ, ऐसे बड़ी बड़ी उपाधियाँ 1920 से लेके 1953 तक उपाधियाँ हासिल करने के बाद उन्होंने अपना कार्य भारतीय संविधान के माध्यम से लोगों के सामने उन्होंने रखा. और जब वो ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मसूदा समिति के अध्यक्ष रहे थे और मसूदा समिति में बाकी के जो मेंबर्स उनके साथी थे, सभी साथियों का उनका कोऑपरेशन नहीं मिला, उनके नाम मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा. डॉक्टर BR Ambedkar is the chairman of the drafting committee. Mr. BL Mittal, NG Iyengar, AK Iyer, KS Munshi, NS Rao, Sayyid Sadullah,
Sir B.N. Rao was the honorable member of the drafting committee of Indian Constitution. Indian Constitution बनाते समय उन्होंने नियर अबाउट 243 सेक्शंस एंड 13 परिशिष्ट में अपना ड्राफ्टिंग पहली बार बनाया था और घटना समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को ये ड्राफ्टिंग सौंपते समय 395 सेक्शंस, 8 पार्टीशंस, 22 पार्ट्स, 7,635 सजेशन और सब सजेशन आए थे। उसमें से 2,473 सजेशन पर गंभीर चर्चा करते हुए ये भारत का संविधान उन्होंने घटना समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपा है। ये भारत का संविधान भारत में रहने वाले सब जातियों को एक सूत्र में बांधने का काम करता है। हमको दिखाई देता है कि भारत में 6,500 जातियां, उसकी उपजातियां, बहुत सारे संप्रदाय में भारत देश बटा हुआ है। उस जातियों को एक सूत्र में बांधने के लिए भारत का संविधान, एक अमूल्य ग्रंथ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने भारत को दिया। इस संविधान के दायरे में रहते हुए उन्होंने भारत के ऊपर कभी आंच नहीं आने दी। भारत का संविधान का प्रीएम्बल अपने आप में एक महत्वपूर्ण कमिटमेंट है और भारत का संविधान देते समय उन्होंने प्रीएम्बल में लिखा है, हम भारत के लोग, उस दिनों बहुत ऊंच नीच का माहौल था, उसी माहौल में संविधान सभा के कुछ सदस्य इस संविधान की शुरुआत ओम से किए जाए। ये भारत के संविधान की शुरुआत श्री राम जी से किया जाए, लेकिन 2,475 सजेशन के ऊपर उन्होंने गहन चर्चा के माध्यम से ये भारत का संविधान भारत के लोगों को सौंपा जाए, ऐसा उनका कहना था। इस संविधान में उन्होंने बोला है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, भारत में 6,000 जातियां और उनकी उपजातियां ऐसे आपस में लड़ने के लिए हमेशा तैयार थी।
भारत स्वतंत्र होने से पहले की बात और भारत स्वतंत्र होने की और भारतीय संविधान लागू होने के बाद का भारत एक अपने आप में यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात रखता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात रखता है। और ऐसे माहौल में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो अपने कार्य जारी रखे, उस कार्य में हमें आज बाबा साहब एक अग्रणी राष्ट्रभक्त के रूप में उभरते हुए दिखाई देते हैं। वो बोलते हैं कि आई एम द फर्स्ट इंडियन एंड द लास्ट इंडियन। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का कार्य बहुत बड़ा है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के कार्य में भारत के सब साथी उनके साथ जुड़े हुए थे और सब साथियों ने इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है, इतना अच्छा सहकार्य दिया है कि उन्होंने सामाजिक कार्य सबको साथ में लेके अपने मुकाम पे पहुंचाया है। उन दिनों ये बहुजन समाज के लोगों को तालाब टैंक था महाड़ में, उस तालाब टैंक के पानी प्राशन करने का भी अधिकार नहीं था। उस तालाब टैंक का पानी जानवर, पशु पक्षी और ऊंची जात के लोग ही उसको छू सकते थे, उसको प्राशन कर सकते थे, लेकिन नीचे जाति के लोगों को पूरी मनाही थी। उस समय की बात है, 4 अगस्त 1923 में मुंबई विधान मंडल में सीके बोले के अध्यक्षता में एक ठराव पास किया था कि भारत में जो भी सार्वजनिक टैंक है, सार्वजनिक ठिकाने हैं, ये सार्वजनिक ठिकानों में हमें भी बाकी के लोगों के जैसा मुक्त व्यवहार, मुक्त संचार करने की अनुमति दी जाए। और इस ठराव की अमल बजावनी न करने वाले जो सरकारी आस्थाना थी, उनका सरकारी अनुदान बंद किया जाए, ऐसा ठराव उस समय उन्होंने पारित कराया था। उसी ठराव के अनुसार महाड महापालिका के प्रशासन को चेतावनी दी गई कि ये ठराव सबके लिए खुला किया जाए। बाबा साहब ने इस आंदोलन की शुरुआत, अपने सामाजिक आंदोलन की शुरुआत महाड़ सत्याग्रह से की है। महाड़ में जो तालाब है उसका पानी प्राशन करने के बाद ये लोग या हम लोग अमर नहीं हो जाएंगे। इस पानी पर जितना उच्च जाति लोगों का भी हक है उतना हमारा भी है। ये बात प्रूव करने के लिए 19 और 20 मार्च 1927 में उन्होंने कुलाबा जिला परिषद का आयोजन किया था। उस परिषद में उच्च जाति के लोग भी बाबा साहब को सपोर्ट कर रहे थे। उसमें सुरेंद्र चिटनिस, संभाजीराव गायकवाड़, अनंत चित्रे, रामचंद्र मोरे, बापूराव जोशी, गंगाधर पंत
सहस्त्रबुद्धे, ऐसे बड़े बड़े ऊंची जाति के लोग भी वो लोग भी सम्मिलित थे। कुलाबा परिषद में उन्होंने उस समय कई ठहराव पारित किए। 20 मार्च 1927 में बाबा साहब ने ये सत्याग्रह अपना सक्सेस करके दिखाया और उनको और उनके लोगों को पानी पीने का अधिकार मिला। पानी पीने का अधिकार महानगर पालिका ने देने के बाद ऊंची जाति के लोग अपने आप में अस्वस्थ हुए, अपने आप में अस्तित्व हुए। उन्होंने तालाब टैंक का भी क्या बोलते गोमूत्र डाल के उनको सभी मंत्रोच्चार करके उसका शुद्धिकरण करने का भी काम किया हुआ दिखाई देता है। उसी दिन और उसी पीरियड में 25 और 26 दिसंबर 1927 में सत्याग्रह परिषद भी उन्होंने बुलाई थी और अपना पूरा एक कारवा ऊपरी जाति के लोगों ने जो किया था, तालाब फ्री होने के बाद उनको उस गोमूत्र डाल के शुद्ध किया था, उसी बात पे नापसंदी व्यक्त करते हुए उन्होंने मनुस्मृति नाम का एक ग्रंथ है, वो हिंदुओं की बात करता है। उसमें हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, वो जलाने का भी काम उन्होंने हाथ में लिया। उस काम में बापू साहेब गंगाधर सहस्त्रबुद्धे, केशव जेठे, जवड़कर, ऐसे बड़े बड़े ऊंची जाति के लोगों ने भी और उनके हाथों से मनुस्मृति जलाई। 25 दिसंबर 1927 में मनुस्मृति का दहन किया गया। तभी से ये दिन मनुस्मृति दहन दिन भी कहलाता है। इसी तरह से बहुत सारे सत्याग्रह बाबा साहब ने किए हुए दिखाई देते हैं। उसमें अम्बा देवी मंदिर सत्याग्रह, उन्होंने समता सैनिक दल की भी स्थापना की 1925 में। उन्होंने समाज समता संघ का भी निर्माण किया। 4 सितंबर 1927 में पार्वती मंदिर सत्याग्रह भी उन्होंने किया। वो सत्याग्रह सक्सेस करने के लिए फॉरवर्ड कम्युनिटी के लोग उनके साथ ही रहे। उसमें पांडुरंग राजबोस, शिवराव कांबड़े, सेवंताबाई उगड़े, तानूबाई कांबड़े, R.K. गदम, ऐसे बहुत सारे साथी उनके साथ जुड़े। केड़कर, अप्पा साहेब बोपटकर, ऐसे बहुत सारे साथी, वावी साठे, केशवराव जेठे, विनायक बुस्कुटे, काका गाडगिल, नची केड़कर, ऐसे बहुत सारे साथी उनके जुड़े थे। उन्होंने और एक सत्याग्रह अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत करते समय तालाब का सत्याग्रह सक्सेस होने के बाद कालाराम मंदिर सत्याग्रह की भी बात करते हैं। कालाराम मंदिर सत्याग्रह करते समय उनका ये कहना था, हम नीची जाति के लोग, हमको मंदिर में जाने की अनुमति नहीं है, हमें प्रतिबंध लगाया। बाबा साहब ने 3 मार्च 1930 में इस सत्याग्रह की शुरुआत की थी। सत्याग्रह में सहभागी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, अमृतराव रणखांबे, भावराव गायकवाड़, पाना राजभोग, पतित पावन दास, केशव नारायण देवरे, शंकरराव बर्वे, ऐसे बहुत सारे साथी इस कालाराम मंदिर सत्याग्रह से भी जुड़े हैं।
ये कालाराम मंदिर सत्याग्रह करीब करीब 5 साल सत्याग्रह चला। 1930 से 2 मार्च 1930 से सत्याग्रह चला और 1936 में ये सत्याग्रह कंप्लीट हो गया और आखिर प्रशासन को कालाराम मंदिर के दरवाजे ओपन करने पड़े। ये सत्याग्रह के करते समय बाबा साहब ने ऐसे नीचे जातियों के लोगों में अपने हक की बात की और उनको पूरी तरह से न्याय देने का काम उन्होंने किया गया है। उसके बाद भारतवर्ष में भारत छोड़ो ये आंदोलन चल रहा था। तो भारत छोड़ो आंदोलन अपने आप में एक बिगेस्ट अचीवमेंट के रूप में दिखाई देती है। उसमें गोलमेज परिषद और पुणे करार उसका जिक्र करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट 10 अक्टूबर 1913 को लंदन में पहली गोलमेज परिषद फर्स्ट गोलमेज परिषद का आयोजन किया था। उस परिषद में नियर अबाउट 100 के ऊपर प्रतिनिधि सहभागी हुए थे। उस गोलमेज परिषद में कांग्रेस की तरफ से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट नहीं हुआ था, लेकिन भारत से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ये लोअर कास्ट के रिप्रेजेंटेटिव करके वो फर्स्ट गोलमेज परिषद में सहभागी हुए और इसके साथ में राव बहादुर श्रीनिवासन इस गोलमेज परिषद में बाबा साहब ने जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की और सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करने के बाद सेपरेट इलेक्टोरेट इन लोगों को दिया जाए या ना दिया जाए इसी बारे में गोलमेज परिषद अंतिम नतीजे पर न पहुंचते हुए गोलमेज परिषद का समापन कर दिया गया था। उसके बाद 7 सितंबर 1931 में दूसरी गोलमेज परिषद का निर्माण किया गया। उसका भी न्योता भारत में रहने वाले सभी सत्याग्रही सभी आंदोलनकारियों को दिया गया था। पहले गोलमेज परिषद में भारत से महात्मा गांधी जी उपस्थित नहीं थे। दूसरे गोलमेज परिषद में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर उनके साथ में भारत के स्वतंत्रता सेनानी आंदोलन के रचयिता महात्मा गांधी भी उनके साथ में सहभागी हुए। 5 मार्च 1931 को ये गोलमेज परिषद कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उपस्थित हुए। इस परिषद में साथियों, इस व्याख्यान के अंतिम पड़ाव में मैं आपका आभारी हूँ। आपने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी हुई है। मेरी बात रखने के लिए मैंने जो ऐतिहासिक दस्तावेज आपके सामने रखे, उस ऐतिहासिक दस्तावेज की वजह से मैं इस विषय को न्याय देने का काम किया गया है। स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव हम लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। स्वतंत्रता अमृत महोत्सव के ये माहौल में घर घर तिरंगा
के अभियान सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट किया गया है। ये अभियान अपने आप में एक गौरवशाली राष्ट्रभक्त होने का प्रमाण देता है। ये अभियान में भारतवर्ष के सभी नागरिक सहभागी होंगे। भारतवर्ष के सभी नागरिक अपनी राष्ट्रनिष्ठता प्रदर्शित करेंगे। ये मुहिम का नाम घर घर तिरंगा नहीं रखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। घर घर राष्ट्रध्वज और घर घर भारतीय संविधान, कि भारतीय संविधान के माध्यम से आज भारतवर्ष एक सूत्र में बंधा हुआ है, ऐसे मुझे दिखाई देता है। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जो जितना भी के बारे में उनके सम्मान में बोले वो बहुत कम है। ऐसी एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपना कंट्रीब्यूशन भारत को दिया है। भारत को एक ऊंचाई को पहुंचाने के लिए उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। उस कंट्रीब्यूशन देते समय उन्होंने अपने सेहत का भी ख्याल नहीं रखा था, अपने परिवार का भी ख्याल नहीं रखा था। उनके परिवार के उनके पुत्र थे, उन्होंने पुत्र को भी त्याग दिया था। उनके पुत्र मृत्युमुखी हो गए थे। ऐसे चार पुत्र उनके मृत्युमुखी होने के बाद भी राष्ट्र निर्माण का कारवा उन्होंने छोड़ा नहीं और अपना ये कारवा जारी रखा। अभी मित्रों 2013 की बात है। कितने भारतीय नागरिकों को ये बात पता है मुझे पता नहीं, लेकिन इस व्याख्यान के माध्यम से मैं इस समूची भारत वर्ष के नागरिकों के सामने रखना चाहता हूँ। ये बात ऐसी है, पिछले 14 जून 2013 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के पढ़ने के लिए 100 साल पूरे हुए थे। 14 जून 2013 को बड़ौदा के नरेश महाराजा सायाजीराव गायकवाड़ से छात्रवृत्ति मिलने के कारण वो विदेश में पढ़ने गए थे। आज उसकी शिक्षा और प्रतिभा की सारी दुनिया सीख लेती है और भारत देश गौरवान्वित हो रहा है। हम बाबा साहब केवल भारत रत्न ही आज की डेट में रहे हैं, वो विश्व रत्न हो चुके हैं। ये अपने आप भारत देश को हिमालय की ऊंचाइयां छू लेने वाली बात है। लेकिन भारतीय समाज में और भारतीय व्यवस्था में ऐसे लोगों के प्रति जो मनोभाव के रोग से ग्रासित मीडिया के कारण अधिक लोग इस शानदार खबर से अनजान है। ये शानदार खबर उनको पता ही नहीं है। कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका ने दुनिया भर के 100 महान हस्तियों की सूची बनाने का काम अपने हाथ में लिया था। वो सूची बनाने के बाद उनका चुनाव भी किया था। तो उसमें 100 ब्रिलियंट स्टूडेंट के सूची में नंबर 1 डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर चुने गए हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। उसके बाद दुनिया बाबा साहब के कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज कर रही है। भारत सरकार ने भी बाबा साहब आम्बेडकर के जो कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने का काम स्टार्ट किया। उसमें हमको ये दिखाई देता है द ग्रेटेस्ट इंडियन आफ्टर गांधी।
ग्रेटेस्ट इंडियन आफ्टर गांधी शो का निर्माण भारत में भारत सरकार के द्वारा किया गया था। उस शो में बहुत सारे विवाद निर्माण हुए। ये ऐसे कैसे हो सकता है, द ग्रेटेस्ट इंडियन आफ्टर महात्मा गांधी? ये टाइटल ही गलत है। द ग्रेटेस्ट इंडियन ऐसा टाइटल होना चाहिए, और इस टाइटल को सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान्यता दी, और जो हिस्ट्री चैनल है, CNN चैनल है और IBN चैनल है, इसी चैनलों के द्वारा इस शो को लॉन्च किया गया। और इसमें भारत में रहने वाली महान हस्तियों को भी सम्मिलित किया गया। महात्मा गांधी से लेके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद तक के सारे नाम इस लिस्ट में दिए गए। और मुझे हर्ष उल्लास हो रहा है। सब नागरिकों ने, भारतीय नागरिकों ने अपने ऑनलाइन वोटिंग भी की थी, और ऑनलाइन वोटिंग में सर्वाधिक वोट विश्वरत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खाते में गिरे थे, और उनका नाम द ग्रेटेस्ट इंडियन फॉरएवर नंबर 1 पे चुने गए। ये बड़ी न्यूज है। मुझे इस बात की हैरत होती है, फिल्मों की दुनिया में हीरो हीरोइन की सगाई से लेकर शादी तक सारी खबरें सारे चैनल वाले पूरी महीना भर दिखाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी न्यूज, इतनी बड़ी खबर मीडिया ने नहीं दिखाई, या उनके पास समय नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण हुआ उस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने शोक व्यक्त करते हुए उन्होंने अपना वक्तव्य दिया था कि महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म भारत में हुआ। यदि उनका जन्म अन्य किसी देशों में होता तो सर्वमान्य विश्व विभूति को मान मिलता। बराक ओबामा, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा कहते हैं, अगर बाबा साहब हमारे अमेरिका में पैदा हुए रहते तो उनको हम लोग सूर्य कहलाते हैं। लेकिन ये स्थिति भारत में नहीं दिखाई देती है। बाबा साहब को भारत रत्न के किताब से 1990 में उनको नवाजा गया। इतने साल क्यों लग गए, ये अपने आप एक क्वेश्चन निर्माण होता है। 1911 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ऐसे 10,000 सालों में से ऐतिहासिक भूमिका निभाने वाले दुनिया की महान विभूतियों का भी सर्वे किया था। उस टाइटल का नाम था द मेकर्स ऑफ द यूनिवर्स। इस शीर्षक के माध्यम से उन्होंने 100 महान विभूतियों का नाम विभूति का नाम इस शीर्षक के अंदर लिया था। भारत के भगवान बुद्ध को प्रथम स्थान और भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को चौथा स्थान मिला था। इन दो घटनाओं की जानकारी मीडिया में बिल्कुल नहीं है, न कि नहीं बराबर है। जबकि भगवान बुद्ध और बाबा साहब का जन्म भारत भूमि में ही हुआ है। उन्हें प्राप्त सम्मान से भारत का सर ऊंचा हुआ है। दोनों महामानव अपनी अपनी महानता के कारण वैश्विक पर्याय, विश्व के प्रतीक और प्रेरणा बने हुए हैं। हमारे माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री जब फॉरेन का दौरा करते हैं
वो हम भारत का वर्णन हम ये बुद्ध का देश करके कहते हैं। 100 हस्तियों के नाम में भगवान बुद्ध का नंबर 1 आना ये अपने आप में भारत की शान है। इस शो में करीब करीब मोर देन 100 कोलंबियन अहेड ऑफ देयर टाइम ऐसे शॉर्टलिस्ट की थी। उस महान कार्य के लिए अपने अपने क्षेत्र में वो जो महापुरुष रहे हैं, साइंटिस्ट रहे हैं, उसमें एकमात्र बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर दिखाई देते। इस लिस्ट में नोटेबल साइंटिस्ट भी रहे थे। इसमें तीन अमेरिका के राष्ट्रपति थाडोर रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और डेविड सरस टावर, 6 अलग देशों के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री, 50 से अधिक नोबेल पुरस्कार विजेते, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सर्वाधिक धनवान व्यक्तियों में शामिल वॉरेन बफेट, फिलोसोफर जॉन देव आदि ऐसी महान विभूतियां सम्मिलित हुई थी। कोलंबिया के विश्वविद्यालय ने इस लिस्ट में जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे उसमें नंबर 1 डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर थे। उन्होंने उनका स्टैचू अपने प्रांगण में लगाया और वहाँ लिखा है द सिंबल ऑफ द नॉलेज। इसका स्मारक का अनावरण पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जी ने किया था। आज भी स्मारक यूनिवर्सिटी कैंपस में शान से खड़ा है। इस भारत की उपलब्धि पर आने वाले भारत के 26 जनवरी 2014 को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को भारत भूमि आने का न्योता दिया था और उन्होंने विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड ही एक्सेप्टेड द इन्विटेशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसे बहुत सारी बातें हमको बाबा साहब के सम्मान में इस अमृत महोत्सवी वर्ष में आपके सामने प्रस्तुत करने का मौका महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के माध्यम से मिला है। इसलिए मैं अकादमी का शुक्रगुजार हूँ। अकादमी के सभी अधिकारियों को, सभी ऑर्गेनाइजर को आज़ादी का अमृत महोत्सव की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। और मेरे व्याख्यान में किसी मनुष्य की भावना को ठेस पहुँचाई हो या मेरे व्याख्यान में किसी को दुख हुआ हो तो इसलिए मैं आपके सबसे क्षमा चाहता हूँ। और आने वाले ऐसे 75 साल में भारत ने जो उपलब्धियाँ हासिल की है, ऐसी भारत महासत्ता बने, ऐसे दृढ़ संकल्प के साथ मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय संविधान, जय भारत।